हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी साइंस विषय की जो क्लास रहने वाली है उस टॉपिक का नाम है अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन एक आसान सा टॉपिक है जिसे हम कुछ क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। मांस नहीं है, पेंट नहीं है, मलमूत्र नहीं है या पौधे की पत्तियां नहीं हैं। तो इनमें से कौन सा जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो इसमें मांस भी है, मलमूत्र भी है, पौधे की पत्तियां भी जैव होता है, जबकि ये जो बी में है ना पेंट, ये गलत आंसर है। ये अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। अर्थात जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो वस्त्र उद्योग का अपशिष्ट से वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। कृषि पीड़कनाशी बहिस्राव, ये भी बिल्कुल पीड़कनाशी बहिस्राव कृषि से ही संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। संक्रमित ऊतक और सुइयाँ चिकित्सीय क्षेत्र में होती है, ये भी बिल्कुल बात सही है। रेडियोधर्मी पदार्थ घरेलू स्रोत, ये रेडियोधर्मी पदार्थ घरेलू स्रोत नहीं है। रेडियोधर्मी पदार्थ है ना, ये खतरनाक अपशिष्ट है, ये घरेलू स्रोत नहीं है। तो इस पर गलत कौन सा है, डी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अपशिष्ट का प्रकार दिया गया है, जबकि सूची सेकंड में अपशिष्ट का स्रोत दिया गया है। तो कौन सा किससे सम्मिलित है ये अपन को बताना है। तो पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव एक ई अपशिष्ट होता है। पेन ड्राइव क्या होता है, ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट का होता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, यानी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती है, ई अपशिष्ट कहलाती है। तो पेन ड्राइव है ई अपशिष्ट। प्रयोग की गई सीरीज या सुई, ये सीरीज या सुई कहाँ अस्पताल में होती है। तो दूसरा मिल गया पहले से, ये अस्पताल के अपशिष्ट हैं। तीसरा, आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट, आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट होता है प्लास्टिक। तो कौन सा है, प्लास्टिक। और सब्जियों के छिलके क्या है, ये है रसोई घर का अपशिष्ट। तो कौन सा हो गया, पहले में तो था दूसरा, दूसरे में पहला, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पेन ड्राइव एक ई अपशिष्ट होता है, सीरीज और सुई अस्पताल अपशिष्ट है, आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट प्लास्टिक होता है, और सब्जियों के छिलके रसोई घर का अपशिष्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है। अर्थात जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है। ऑप्शन ए देखो, पुनः उपयोग। अस्पताल में जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं उनका पुनः उपयोग बहुत कम होता है, तो ये तो गलत है। भूभरण या लैंडफिल, जब हम चिकित्सा की जो सीरीज सुई और हॉस्पिटलों की जो ये अपशिष्ट होते हैं, इन्हें अगर भूमि के अंदर दबा दें तो भूमि को प्रदूषित करते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा, बहते पानी में निपटान, उसको अगर हम बहते पानी में बहाते हैं तो ये भी एक ठीक नहीं, ये भी जल प्रदूषण का कारण बनता है। चौथा है भस्मीकरण, अर्थात जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को भस्मीकरण यानी दहन या ज्वाला के साथ जला देना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। यानी जलाना, उनको जलाने पर उनकी राख बन जाती है, जो किसी अपशिष्ट के लिए निपटान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो जो चिकित्सक, यानी इसमें नाम आ रहा है चिकित्सक, यानी जो हॉस्पिटल का अपशिष्ट होता है उसके लिए उपयुक्त तकनीक है भस्मीकरण दहन। क्या होता है, भस्मीकरण या दहन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नकरणीय अपशिष्टों की है। क्या पूछा है, जैव पूछा है। तो फल और सब्जियों के छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों की गोबर, कृषि अपशिष्ट, ये सारे ही क्या हैं, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। बाकी देख लेते हैं। दूसरे में है एल्यूमिनियम, पीवीसी, डंडे, पत्ते, कागज। ये एल्यूमिनियम और ये
जैव में नहीं आते। कांच के टुकड़े प्लास्टिक ये तो आते ही नहीं है जैव में, अजैव होते हैं। प्लास्टिक की बोतलें ये भी नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट में फल और सब्जियों के छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं अपशिष्ट प्रबंधन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला देखो, अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करना, ये तो हो ही नहीं सकता। अपशिष्ट को अनदेखा करना, ये भी नहीं हो सकता कि अपन कचरा पड़ा और उसको देखे ही नहीं। अपशिष्ट को नष्ट करना भी ये कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। तीसरा देखो, अपशिष्ट को कम करना, एक तो अपशिष्ट हो ही कम, दूसरा उनका पुनः उपयोग करना और तीसरा उनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना। तो अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपशिष्टों को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण क्या है। इतनी देर अपन ने जैव पढ़े थे, अब है अजैव। तो गोबर, कागज और भोजन। गोबर, कागज और भोजन तो क्या है, ये तीनों तो क्या हैं, ये जैव हैं। तो इसमें अजैव पूछा है तो प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है, प्लास्टिक। अब कुछ बातें करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का क्या अर्थ है। अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संग्रहित करना, उनका परिवहन करना, उपचार करना और निपटान करना। यानी अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है अपशिष्ट को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग करना। आगे चलते हैं। हमने जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट की बात की है। तो ये जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं, हम इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और फफूंदों आदि की सहायता से समय के साथ सड़ गलकर समाप्त हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। यानी ऐसे अपशिष्ट जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फफूंद की सहायता से समय के साथ सड़ गलकर समाप्त हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं फल और सब्जियों के छिलके, बासी खाना, पत्तियाँ, गोबर, कागज। कागज कौन सा, सादा और बिना प्लास्टिक कटिंग के। ये फल, सब्जियां, छिलके, बासी खाना, पत्तियाँ, गोबर, सादा कागज बिना प्लास्टिक कटिंग के, ये सारे क्या हैं, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। और ये है ना बैक्टीरिया, फफूंद आदि की सहायता से समय के साथ सड़ गलकर समाप्त हो जाते हैं। विशेषताएं क्या हैं, ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। इनका उपयोग खाद या कंपोस्ट बनाने में किया जा सकता है। यह भूमि की उर्वरता बढ़ा सकता है। यानी गोबर और खाद और पत्तियाँ ये सब क्या करती है, ये भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। इनका उपयोग खाद बनाने में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट की। यानी ऐसे अपशिष्ट जो प्राकृतिक तरीकों से नष्ट नहीं होते या बहुत लंबे समय तक वैसे ही बने रहते हैं। यानी ऐसे अपशिष्ट जो प्राकृतिक तरीकों से नष्ट नहीं होते या बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाता है। उदाहरण, स्पेशल उदाहरण है प्लास्टिक, कांच, धातुएं, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और रासायनिक रंग। यानी प्लास्टिक, कांच, धातुएं, रबर, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, रासायनिक रंग, ये सारे ही क्या हैं, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। अब आप समझ गए होंगे विशेषताएं। यह पर्यावरण में बहुत समय तक बने रहते हैं, भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है, रिसाइकलिंग द्वारा इनसे कुछ हद तक निपटा जा सकता है। आजकल हमने पढ़ा है कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो इसके द्वारा इससे कुछ हद तक निपटा जा सकता है। ये सारे क्या हैं, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। तो जैव और अजैव में अंतर समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरित अपशिष्ट का क्या उदाहरण है। हरित अपशिष्ट जो हरा होता है यानी कृषि अपशिष्ट, जो कृषि अपशिष्ट होते हैं वो हरित अपशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। जैव कौन सा नहीं है, चमड़ा भी है, गोबर भी है, लकड़ी भी है। कौन सा नहीं है, पॉलीथीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लाल डिब्बे का उपयोग किस अपशिष्ट के लिए होता है। कागज़ के लिए होता है, प्लास्टिक के लिए होता है, खतरनाक जैविक अपशिष्ट के लिए होता है या सब्जियों के छिलके के लिए होता है। तो लाल डिब्बा यानी लाल खतरे का निशान होता है। तो ये खतरनाक जैविक जो अपशिष्ट होते हैं उनके लिए लाल डिब्बे का उपयोग होता है। यानी खतरनाक जैविक अपशिष्ट के लिए लाल डिब्बे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को कौन विघटित करता है। अभी हमने पढ़ा जैव जो अपशिष्ट होते हैं उनको बैक्टीरिया या फफूंद
विघटित करते हैं, जो थोड़े बाद सड़ गलकर समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ठोस अपशिष्ट कौन सा है? यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ठोस अपशिष्ट कौन सा है? कृषि के अवशेष तो शहरों में होते ही नहीं हैं। कागज और प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा, चिकित्सक कचरा, यानी सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट पूछा है तो कागज और प्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा कागज और प्लास्टिक शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ठोस अपशिष्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कूड़े के पृथक्करण के लिए कितने प्रकार के डस्टबिन का उपयोग किया जाता है? ये जो अपन कचरे को निपटाने के लिए डस्टबिन का यूज करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो कचरे के पृथक्करण के लिए डस्टबिन यूज में लिए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हरा होता है, एक नीला होता है। ये दिखाई दे रहे हैं चित्र में, देखो, एक तो है नीला और एक है हरा। कितने डस्टबिन होते हैं? 2। एक तो है हरा, एक है नीला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपशिष्ट प्रबंधन का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है? यानी अपशिष्ट प्रबंधन का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है? जलाना, दबाना, ज़मीन में दबाना, रिसाइकलिंग, समुद्र में फेंकना। तो अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है वो है रिसाइकलिंग। कौन सा है? रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ई कचरा कहलाता है? ई कचरा कौन सा है? रसोई का कचरा तो नहीं है, कृषि कचरा भी नहीं है, कागज़ भी नहीं है। यानी पुराना मोबाइल व कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे क्या होते हैं? ये ई कचरा कहलाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आपके। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण में जल्दी नष्ट हो जाते हैं। ये तो गलत बात है। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जल्दी नष्ट नहीं होते। जैव निम्नकरणीय पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक और कांच दोनों ही, यानी जैव निम्नकरणीय पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। सब्जी अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, नहीं होते वो पर्यावरण के लिए। प्लास्टिक और कांच दोनों ही अपघटित नहीं होते। तो सही कथन पूछा था तो ये है, प्लास्टिक और कांच दो अजैव अपशिष्ट हैं। ये बहुत कठिन रूप से अपघटित होते हैं, या ये अपघटित होते ही नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विकल्प 3R सिद्धांत को सही क्रम में दर्शाता है? एक अपशिष्ट में सिद्धांत आता है 3R। कौन सा सिद्धांत? 3R, यानी 3 R होते हैं इसमें। तो उस सिद्धांत का क्या नाम है? 3R सिद्धांत कौन सा होता है? इसमें देखो, पहले में आता है रिड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकिल। सबसे पहला होता है रिड्यूस। रिड्यूस यानी होता है कम करना। सबसे पहले तो अपशिष्ट को कम करो कि अपशिष्ट हो ही कम। दूसरा उनका रीयूज करो, दूसरा उसका पुनः प्रयोग लो। फिर रिसाइकिल करो, फिर उस भी अगर अपशिष्ट बचे तो उसका रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण करो। तो 3R सिद्धांत क्या हो गया? रेड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल करना। सबसे पहले रेड्यूस आएगा, फिर रीयूज आएगा, फिर रिसाइकिल आएगा। याद रखना, रेड्यूस यानी सबसे पहले हमें अपशिष्ट को कम करना है, फिर यूज करना है, फिर उसका पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट अस्पतालों से निकलने वाला जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नहीं है? यानी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट कौन सा नहीं है? उपयोग की हुई सीरीज अस्पताल की होती है, रक्त लगे पट्टे भी अस्पताल के होते हैं, एक्स-रे फिल्म भी अस्पताल के होते हैं। रोगी का भोजन एक जैव अपशिष्ट तो है, लेकिन ये जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 6 गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में अपशिष्ट प्रबंधन नियम के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन करता है नियमन? इसरो नहीं, नीति आयोग नहीं, FCI ये तो फूड से संबंधित है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। प्लास्टिक अपशिष्ट नष्ट नहीं होता, ये तो सही कथन है। पुनर्चक्रण से ऊर्जा की बचत होती है, ये भी सही कथन है। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट भूमि को प्रदूषित करते हैं, नहीं। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये इतना प्रदूषित नहीं करते हैं, तो ये गलत है। कचरा पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा संयोजन सही अपशिष्ट पृथक्करण को दर्शाता है? नीला डिब्बा में सब्जी अपशिष्ट होते हैं क्या?
हरा डिब्बा में प्लास्टिक बोतल, नीला डिब्बा में कांच या कागज, लाल डिब्बा में रसोई कचरा। तो इनमें से कौन सा सही है? हरा डिब्बा, नीला डिब्बा और लाल डिब्बा। वैसे भारत में कितने डस्टबिन लगते हैं? 2 लगते हैं, एक तो हरा डिब्बा, एक नीला डब्बा। ये चित्र में दिख रहे हैं आपको। अब देखो नीला डब्बा में क्या होता है, सब्जी अपशिष्ट। ये सब्जियां वगैरह तो अपन अपन घरों के बाहर ऐसे ही डालते रहते हैं। वो जो डस्टबिन रखा हुआ होता है वो हरा होता है, हरे कलर का होता है, कभी ध्यान देना। तो ये जो सब्जी अपशिष्ट होते हैं ये तो किस में डालते हैं? हरे में। तो पहला तो गलत है। प्लास्टिक की बोतलें, उस हरे में प्लास्टिक की बोतलें नहीं डालते हैं अपन, वो प्लास्टिक की बोतलें तो अपन नीले डब्बे में डालते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा नीला डब्बा, कागज, कांच, प्लास्टिक ये सारे अपन किस में डालते हैं? नीले डब्बे में डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर से सही है। लाल डिब्बा, रसोई का कचरा तो हम हरे डब्बे में डालते हैं। लाल डिब्बे में तो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ना, जो खतरनाक जैव अपशिष्ट होते हैं उनको डालते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, नीले डब्बे में कौन सा डालते हैं? कागज और कांच। अब देखो, भारत में आमतौर पर 2 प्रकार के डस्टबिन का प्रयोग होता है, एक तो हरा डिब्बा, एक नीला डिब्बा। अब हरे डब्बे में क्या डालते हैं? जैव अपशिष्ट हरे डब्बे में डालते हैं, अजैव अपशिष्ट नीले डब्बे में डालते हैं। जैव अपशिष्ट में क्या आता है? खाना, सब्जी, छिलके, ये सारे तो अपन हरे डब्बे में डालते हैं। और प्लास्टिक, कांच, धातु, कांच, ये सब अपन प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच ये सब अजैव हैं, इसलिए इन्हें नीले डब्बे में डालते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, एक होता है हरा डब्बा, एक होता है नीला डब्बा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लैंडफिल क्या है? कंपोस्ट बनाने की विधि है, पुनर्चक्रण केंद्र है, अपशिष्ट जल शोधन यंत्र है, ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए निर्धारित जमीन है। लैंड यानी जमीन होती है, फिल यानी भरना होता है, यानी अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको एक ज़मीन के गड्ढे के अंदर ऐसी जगह होती है जहाँ कचरा डाला जाता है और उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है। तो लैंडफिल क्या है? ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए निर्धारित की गई जमीन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंपोस्ट खाद बनाने में औसतन कितना समय लगता है? ये जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं हम, इसमें कितना समय लगता है? तो इसमें कितना समय लगता है? 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 2 से 3 महीने, 1 साल। तो इसमें लगता है 2 से 3 महीने। कंपोस्ट खाद बनाने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को फेंकने के बजाय किस प्रक्रिया द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है? यानी जैव अपशिष्ट होते हैं उनको हम जला सकते हैं, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और भंडारण। तो जो जैव अपशिष्ट होते हैं उनका हम कंपोस्टिंग करके खाद बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर से कंपोस्टिंग खाद। क्वेश्चन नंबर 25, यदि पॉलीथीन खेतों में पड़ी रह जाए तो वह किसे सबसे अधिक प्रभावित करेगी? मवेशियों को, मिट्टी की उर्वरता को, या वायु को, कीट नियंत्रण को? तो पॉलीथीन खेतों में रह जाए वह मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करेगी सबसे ज़्यादा। किसको? मिट्टी की उर्वरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पदार्थ पुनः उपयोग किया जा सकता है लेकिन अपघटित नहीं होता? यानी कागज, सब्जी का छिलका, भोजन जैव अपशिष्ट हैं। ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये इसको पुनः उपयोग कर सकते हैं लेकिन ये अपघटित नहीं होती, यह एक अजैव अपशिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर से प्लास्टिक की बोतल। क्वेश्चन नंबर 27, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नष्ट करने की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? अपने पढ़ चुके हैं ये। नदियों में बहाना, नहीं, जल प्रदूषण हो जाएगा। लैंडफिल, जमीन पे जमीन उर्वरता कम हो जाएगी। पुनर्चक्रण भी इनका नहीं होता। इंसीरेशन, एक नाम आया इंसीरेशन। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नष्ट करने की कौन सी विधि सर्वसे उपयुक्त मानी जाती है? इंसीरेशन। सब थोड़ी देर पहले ये नाम आया था भस्मीकरण, इंसीरेशन, सारे एक ही शब्द हैं। इंसीरेशन यानी दहन। आगे चलते हैं। ये देखो, इंसीरेशन दहन की विधि। इंसीरेशन यानी दहन विधि, एक विशेष मशीन इंसीनरेटर में अपशिष्ट को बहुत उच्च तापमान 800 सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक पर जलाकर नष्ट किया जाता है, वो होती है इंसीनरेशन विधि। एक विशेष मशीन में अपशिष्ट को बहुत उच्च तापमान यानी 800 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा पर जलाकर नष्ट किया जाता है, वो होती है इंसीनरेशन या दहन विधि। इस विधि से संक्रमित फैलाने वाले रोगाणु समाप्त हो जाते हैं, अपशिष्ट राख में बदल जाता है जिससे उसे लैंडफिल में फेंकना भी सुरक्षित हो जाता है। समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंपोस्टिंग में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? अपघटन दिमाग करती है, नहीं, गंध फैलाती है, खाद को सख्त बनाती है, सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है। तो जब कंपोस्टिंग खाद बनाई जाती है उसमें ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? वह सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है, वह सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अपशिष्ट जल शोधन यंत्र STP,
अपशिष्ट जल शोधन यंत्र जिसे एसटीपी बोलते हैं का प्राथमिक कार्य क्या है? वर्षा जल का संग्रहण करना, नदियों का प्रवाह नियंत्रित करना, घरेलू जल को साफ करना, गंदगी को फेंकना। तो अपशिष्ट जल शोधन यंत्र नाम ही एसटीपी है, तो वह क्या करेगी? घरेलू जल को साफ करना उसका प्राथमिक कार्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंपोस्टिंग पिट में के निर्माण में कितनी गहराई रखना उपयोग माना जाता है? कंपोस्ट खाद बनाते हैं उस समय हम कंपोस्ट पिट बनाते हैं यानी गड्ढा बनाते हैं, के निर्माण में कितनी गहराई रखना उपयुक्त मानी जाती है? 1 से 2 फीट, 3 से 4 फीट, 5 से 6 फीट, 6 से 8 फीट। तो कंपोस्ट पिट के लिए गहराई कितनी उपयुक्त है? 3 से 4 फीट। कितनी? 3 से 4 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार, जल की सफाई करना, जल का पीएच मापना, जल की गुणवत्ता ठीक करना। तो अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम क्या कहलाता है? यह कहलाता है वाहित मल उपचार। अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम वाहित मल उपचार कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीन जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी अपशिष्ट जल में तैरने वाली तेल और ग्रीन जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपंग सलज का करते हैं, अपमादित स्कीमर का करते हैं, अवायवीय जीवाणु का करते हैं, वायवीय जीवाणु का करते हैं। तो अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीन जैसी अशुद्धियों के हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं अपमादितर स्कीमर, यानी ऑप्शन नंबर ब, अपमादितर स्कीमर का उपयोग हम तैरने वाले तेल और ग्रीन जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए जो अतिरिक्त अपशिष्ट जल का अवशोषित कर लेते हैं? अर्थात वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जो अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेंगे? आम का, यूकेलिप्टस का, पीपल का और गुलमोहर का। तो वाहित मल संयंत्र के चारों ओर किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए? यह होता है यूकेलिप्टस। कौन सा होगा? यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के नाम से एक मुहिम शुरू की गई, वह कब की गई? 14, 15, 16, 18। तो वह की गई थी 2014 में। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। याद रखना कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। इस प्रकार आज हमने अपशिष्ट प्रबंधन की 34 क्वेश्चन देखे। अपशिष्ट प्रबंधन एक सरल टॉपिक था जिसको हमने अच्छे से समझा है। ये टॉपिक अगर क्वेश्चन इनमें से आए तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ा इजी टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।